मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और हम इसे एज अ डॉक्यूमेंट्री लेक्चर स्टडी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा ये उम्मीद रहती है कि आप हमारी इस काविश को पसंद करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट्री लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर, types of nuclear weapons, non-proliferation treaty, nuclear proliferation in South Asia, Iran's nuclear project, North Korea's nuclear project, Israeli nuclear project, TPNW treaty, और एट द एंड हम स्टडी करेंगे आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट्री लेक्चर बन रहा था, तो हमने इसको मुख्तलिफ एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो हमारा आज का एपिसोड नंबर 1 है जिसे हम स्टडी करेंगे, तो वो है व्हाट इज़ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इसके साथ हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक बॉम्ब और उसके साथ हम फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन आज के एपिसोड नंबर 1 में स्टडी करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्री लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था, इसलिए हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ एपिसोड्स डिवाइड कर दिया। बाद में हम इसको कंबाइन भी अपलोड कर देंगे ताकि जो वन गो में इसको देखना चाहता है वो देख सकेगा। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इसका सादा सा मतलब ये है कि आलमी ताकतें न्यूक्लियर मादे यानी मटेरियल की लेन देन को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो जिसकी वजह से जो एटॉमिक बॉम्ब है उसकी जो अफजाइश है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का सीधा सा मतलब है कि स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका फैलाव होता है। फिजनेबल मटेरियल यानी कि जो एटॉमिक बॉम्ब है उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है उसको फिजनेबल मटेरियल कहते हैं। आगे जाकर इसके नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये सारी बातें अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, तो आपको फिजन और फ्यूजन रिएक्शन और एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में फ़र्क भी बताया जाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन्स का फैलाव होना, फिजनेबल मटेरियल का फैलाव होना, वेपन्स एप्लीकेबल जो होते हैं, जो उस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होते हैं, उसका फैलाव होना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में आ जाता है। और इसको रोकने के लिए जो मुआहिदा, जो ट्रीटी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसको NPT कहते हैं, जिससे नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा जाता है और आम तौर पे उससे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और NPT भी कहते हैं। इस मुआहदे के तहत दुनिया इस बात को इंश्योर करती है कि कम से कम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए और आम तौर पर आलमी ताकतों की निगरानी में न्यूक्लियर मामला तय किए जाएँ। मिसाल तौर पर अगर किसी ने न्यूक्लियर प्लांट से बिजली भी बनानी है तो वो जो आलमी ताकतें हैं, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, उनकी निगरानी में ये काम किया जाएगा। इसके अलावा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाकर सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं जो कि माहौल दोस्त हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। हम उनसे भी बिजली पैदा कर सकते हैं और मगर ये काम निगरानी में किया जाएगा ताकि अगर कमज़ोर ममालिक के हाथों में न्यूक्लियर बम बनाने की खासियत आ गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कमज़ोर मईशत के साथ जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। और जो ताकत का जो लालच होता है वो पैसे के लालच से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो किसी एक का भी लालच पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। आगे हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। अब हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक बॉम्ब बना कैसे था, उसकी हिस्ट्री क्या है। एटम बम को समझने से पहले अगर आप एटम को समझ जाएं तो ये ज़्यादा मुनासिब है, ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए।
तो यूनान से यानी कि ग्रीक फ़िलोसोफर से मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान, और फिर डाल्टन ने एटम के बारे में नज़रियात दिए। 1803 में, यानी कि जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, अब हम वहाँ चलते हैं। 1803 में उसने अपनी थ्योरी पेश की, और फिर थॉमस ने 1904 में थ्योरी पेश की जो कि गलत साबित हुई। फिर रदरफोर्ड ने 1911 में एटम का मॉडल पेश किया जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त था, मगर वो चंद बातों की वजाहत ना कर सका, जैसे कि अगर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, तो वो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाते। इसका जवाब हमें नील बोहर ने दिया, और अभी तक का वो सबसे बेहतरीन क्लासिकल एटॉमिक मॉडल है। ये उसने 1913 के अंदर दिया था। तो रदरफोर्ड के मॉडल को उसने ठीक किया था, मगर फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन सीधे साधे रास्तों पर सफ़र नहीं करते, और ये बात हमें 1926 में पता चली जब इनकलाब बर्पा हुआ और क्वांटम साइंस की जो बुनियादें थीं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली एडविन श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल से। इसको श्रोडिंगर भी कहते हैं, पाकिस्तानी इसको श्रोडिंगर भी कहते हैं, और यूरोप के अंदर इसको श्रोटिंगर भी कहा जाता है। तो श्रोडिंगर ने अपना मॉडल पेश किया, और ये अब तक का सबसे दुरुस्त मॉडल है। इसके बाद से एटम बम बनाना और भी ज़्यादा आसान हो चुका था। प्यारे दोस्तों, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करते हैं, द मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, वो लहर की तरह होती है, वो वेव टाइप मोशन होती है, वो सीधी सादी नहीं होती। असल में वो वेव मोशन होती है। आप यहाँ तस्वीर में भी दाईं जानब वो देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे पीछे होता हुआ न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करता है, उसके गिर्द घूमता है। पहले ये समझा जाता था कि ऑर्बिटल मोशन होती है, ऑर्बिटल मोशन होती है वो न्यूक्लियस के गिर्द ही घूमता है, लेकिन वो वेव की फॉर्म में घूमता है। दोस्तों, ये बात भी है कि 1990 की दिहाई की जब जो थे एंटोनी हेनरी बैकुरेल, खैर उनके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आप ये देख लें। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि असल में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, और उस क्लाउड को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड है वो क्लासिकल मॉडल है। क्लासिकल मॉडल के तहत ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी राइट साइड पे देखें तो जो आप न्यू स्कूल ऑफ थॉट को देख रहे हैं कि वो एक क्लाउड की फॉर्म में है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन वेव टाइप मोशन में है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टाइप बना देता है। ये ऐसे ही है जैसे प्याज के छिलके होते हैं, वैसे ही जब आप एक छिलके को एक शेल कह सकते हैं, उसके अंदर दूसरा शेल होता है, यानी कि उसके नीचे एक और शेल होता है, उसके ऊपर दूसरा शेल, उससे ऊपर तीसरा, तीसरे से ऊपर चौथा। तो इस तरह से एक एक आप छिलका उतारते जाएं, तो वैसे एक शेल के बाद अंदर एक और शेल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाती है। और उसके बाद एंटोनी हेनरी बैक्वेल हैं, जिन्होंने 1980 की दहाई में तापकारी यानी रेडिएशंस को समझा और उस पर काम किया। मोहतरम एक फ्रेंच इंजीनियर थे, और उन्होंने नोट किया कि यूरेनियम से रेडिएशंस खारिज होती हैं, यानी इजाफी एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है यूरेनियम के अंदर, वो उसमें से खारिज होती है। और उसने जब तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा कि यूरेनियम से निकलने वाली शुआएं यानी रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट पर भी नज़र आती हैं, मतलब अपना अक्स छोड़ती हैं। उनके इस काम पर उनको और उनकी शागिर्द मैरी क्यूरी को, यानी कि मैरी क्यूरी को वैसे अपने काम पर नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन उनको अपने इस काम पर नोबेल प्राइज़ मिला था। एक हैरत वाली बात है कि उनकी शागिर्द के हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। आगे मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, इनकी बेटी को भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो मैडम मैरी क्यूरी एक मोस्ट फेवरेट साइंटिस्ट में से एक हैं, जिनको इतने ज़्यादा यानी कि 2 नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं, और वो वाहिद खातून है जिनके पास 2 नोबेल प्राइज़ हैं। वो हेनरी बैक्वेल ही थे जिन्होंने 1896 में एक्स-रेज़ दरियाफ्त की थी, और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे वो स्टडी कर रहे थे यूरेनियम वगैरह को, और फिर उन्होंने एक्स-रेज़ स्टडी कर दी थी, और एक्स-रेज़ की एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि उनको इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था।
एक अहम काम मैक्स प्लांक्स ने किया था, जिसकी मदद से एटम को समझना और ज़्यादा आसान हो गया था और उन्होंने क्वांटम की बुनियाद रखी थी। खैर, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप बस इतना समझ लें कि मैक्स प्लांक्स ने एक इक्वेशन दी थी, जिसके तहत हमें पता चला था कि जो मटेरियल है, मैटर है, उसकी जो वेव मोशन है वो किस लिहाज से हो सकती है। ठीक है। बाद में इसी इक्वेशन को श्रोडिंगर ने यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाले मॉडल को साबित किया था। आप बस यहाँ पे इतना समझ लें कि 1906 में मैक्स प्लांक्स ने एक इक्वेशन दी थी, जिससे क्वांटम की बुनियाद पड़ी थी, जो कि आज की मोस्ट मॉडर्न ब्रांच है साइंस की। अपने उस्ताद हेनरी से काम सीखने के बाद मैडम क्यूरी ने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर काम करते हुए दो नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए थे, जिस पर उनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे, यानी कि 2 एलिमेंट पर 2 नोबेल प्राइज़। इस तरह से उनको अपने उस्ताद की तरह नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। उनकी बेटी ने भी 1935 में नोबेल प्राइज़ जीता था। इस तरह से मैरी क्यूरी और उनके शोहर और बेटी तीनों ने नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है। मैडम ने 2 नए एलिमेंट दरियाफ्त किए थे, जिनको उन्होंने रेडियम और पोलोनियम का नाम दिया था, और ये वाहिद खातून है जिनके पास फ़िज़िक्स में 2 नोबेल प्राइज़ मौजूद हैं। उस वक्त औरतों को इतनी तालीम और तरबियत नहीं दी जाती थी, मगर उन हालात में भी मैडम ने 2 नोबेल प्राइज़ हासिल कर लिए थे, और ये आइंस्टाइन और इनके भी काफ़ी अच्छी आपस में दोस्ती थी। आप यहाँ पर मैरी क्यूरी और उनकी बेटी को देख सकते हैं। इन तीनों ने अपनी फील्ड में, यानी तीनों ने फ़िज़िक्स में ही नोबेल प्राइज़ हासिल किया हुआ है, और इनमें से मैडम क्यूरी को 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और इसी में हिस्सा डाला था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उनकी मशहूर मसावात यानी इक्वेशन, जो कि है E=mc², ये एटम बम और हाइड्रोजन बम का राज साबित करती है। और इस इक्वेशन की मदद से हमें पता चला था कि कैसे एनर्जी मटेरियल में और मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी के बारे में जो वो जानते थे, उनको मालूम था कि एटम बम का राज उनके हाथ में आ चुका है, और अब एटम बम बनाना बाकी रह गया था, और उसके बारे में डेटा सारा का सारा डिस्कवर हो चुका था, यानी कि रेडिएशंस, फ्यूजन क्या होती है और वो सब कुछ। और मैडम क्यूरी का जो काम था वो सब सामने था। तो अब लोगों को पता था कि एक ऐसी डिवाइस बनाई जा सकती है जिसके फटने से बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज हो सकती है। ये तमाम तर आप जीनियस का पहला सीज़न डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये 10 एपिसोड्स हैं, जिसमें से मैं 6 देख चुका हूँ, और एक घंटे के तकरीबन 10 एपिसोड्स हैं। तो इसके अंदर मैरी क्यूरी को और उनके शोहर को भी दिखाया गया है, मैक्स प्लांक्स को भी दिखाया गया है। तो आप इसका पहला सीज़न नेशनल ज्योग्राफिया का जो है वो देख सकते हैं। और ये जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, उनको ये सीज़न देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी को उसके अंदर डिटेल से बताया गया है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि श्रोडिंगर ने एटम को ठीक से बयान किया था, एक्सप्लेन किया था। आप यहाँ पर श्रोडिंगर की मशहूर इक्वेशन देख सकते हैं, जिससे हम एटम की साख्त यानी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, रॉबर्ट ओपनहाइमर वो शख्स हैं जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। उन्होंने ही अमेरिका में एटम बम बनाया। दूसरी जंग अज़ीम के आखिरी सालों में उन्होंने ही एटम बम बनाया था। ट्रिनिटी टेस्ट में भी वो शामिल थे। 16 जुलाई 1945 को पहला एटम बम कामयाबी से टेस्ट किया गया, और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी थे, यानी कि उसी को बाद में, यानी उसी की मदद से ही सब कुछ किया गया था। अमेरिकी सदर अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने जापान पर एटम बम गिराने की इजाज़त दी थी, और इस तरह से वो आज भी तारीख में एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। तो हैरी द हू से वो आज तारीख का हिस्सा हैं। हैरी ट्रूमैन अमेरिका के 33वें यानी कि 33 नंबर पर वो प्रेसिडेंट हैं। आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। एक वक्त था कि लोग कहते थे हैरी द हू, मतलब कि हैरी कौन है, और आज हम सब उनको जानते हैं कि हैरी कौन है। ये वही शख्स है जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने का जो था इजाज़तनामा वो दिया था। लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया गया था और फैट मैन को नागासाकी पर गिराया गया था।
ये इन बम्बों के यानी कि बॉम्ब्स के नाम हैं जो कि जापान के 2 बड़े शहरों पर गिराए गए थे। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज़ करके उनको देख भी सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके अंदर फिजन और फ्यूजन मटेरियल कितना था और वो कितने टन के थे। इन 2 हमलों ने जापान के 2 बड़े शहरों को राख बना दिया था। एटम बम और हाइड्रोजन बम मजाक नहीं है। हाइड्रोजन बम एटम बम से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। आगे आपको इसकी तफसील बताई जाएगी अगले एपिसोड्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एटम बम फटता है और हर तरफ तबाही मच जाती है। इससे निकलने वाली एनर्जी हर चीज़ को राख बना देती है और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि हर चीज़ को इस तरह से राख बनाती है कि वो एटमॉस्फेयर की तरफ बाद में उठती है। तो जब हम आपको आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वार पढ़ाएंगे तो उसके अंदर ही सारी बातें बताई जाएंगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एटम बम कैसे फटता है और कैसे इसमें से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की एक बहुत ज़्यादा मिकदार निकलती है जो कि हर चीज़ को बर्बाद कर देती है। तो आप यहाँ पर वीडियो में उस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटम बम के फटने से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स में कैसी खबरें आई थी कि कैसे सफ़ाक अमेरिका ने जापान को हराया था और बम हमले करके जापान को हराया था क्योंकि जापान बाज नहीं आ रहा था। तो ये एक लॉजिकल आर्गुमेंट दिया जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम को ख़त्म करने के लिए ये हमले किए गए थे। इसके बाद सोवियत यूनियन ने जासूसी करके दिन रात मेहनत करके 29 अगस्त 1949 यानी 29 अगस्त 1949 में एटॉमिक पावर होने का स्टेटस हासिल किया। जो कि पहला तजर्बा उसने किया वो RDS-1 था और उसका कोड नेम था और ये तजर्बा आज के कज़ाकिस्तान में किया गया था। 22 किलो टन की डिवाइस से ये तजर्बा किया गया था और ये कामयाब रहा था और इस तरह से रशिया भी जो था वो एटॉमिक पावर बना था। रशियन साइंसदानों में 2 बहुत ज़्यादा अहम हैं और इनके बारे में कहा जाता है स्पाई साइंटिस्ट यानी कि जासूस साइंसदान। और यहाँ पर आप बाईं जानब से एंड्री साखोव और दाईं जानब इगोर क्रुश्चाटोव को देख सकते हैं और उनमें से ये एक का मुजस्मा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको हीरो समझा जाता है रशिया में। तो जब दोनों आलमी ताकतें एटॉमिक पावर बन चुकी थीं तो उन्होंने डायरेक्ट लड़ने की बजाय प्रॉक्सी करना चाही और उन्होंने फिर अपनी प्रॉक्सी वार की थी। ये जो हमने अफ़गानिस्तान पैराडॉक्स के नाम से सीरीज़ बनाई थी, आप उसके एपिसोड नंबर 3 में गालबन ये सब बताया गया है। तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे एटॉमिक पावर बनने के बाद दोनों ने ये फ़ैसला किया था कि अब हम प्रॉक्सी वार लड़ेंगे, डायरेक्ट वार में इंगेज नहीं होंगे वरना एटॉमिक वार का ख़तरा है। आप यहाँ दुनिया के नक्शे में उन ममालिक को देख सकते हैं जो आज एटॉमिक पावर है और उनमें इंडिया और पाकिस्तान ने NPT का माहिदा साइन नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर वो करते हैं तो उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स ज़ाया करने पड़ेंगे। और इसराइल ने अपना स्टेटस शो नहीं किया हुआ और ईरान के ऊपर शक है कि वो एटॉमिक पावर का दर्जा रखता है। तो ये आज का एपिसोड था, एपिसोड नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती होगी। अल्लाह हाफिज़।